तो हम लोगों ने इसके पहले स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस फाइंड कर लिए हैं। पहला इक्वेशन पासिंग थ्रू वन पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर। दूसरा इक्वेशन था इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। स्ट्रेट लाइन में दो इक्वेशंस हो गए। फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी फाइंड कर ली। क्वेश्चन भी उस पर लग गए और क्वेश्चन में एक्स्ट्रा हम लोगों ने इमेज का क्वेश्चन लगा लिया। जैसे इमेज फाइंड की और फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट। फिर फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, ये भी हो गया है। इसके अलावा हम लोगों ने फाइंड डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम ए पॉइंट मेजर्ड पैरेलल टू गिवन लाइन, यहां तक लगा लिया है। अब हम लोग प्लेन का इक्वेशन लगाएंगे। इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन नंबर वन। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू a point small a and parallel to two non-parallel vectors b and c। ये है बेटा, यानी स्टेटमेंट जो क्वेश्चन भी होगा तो इसी लैंग्वेज में होगा, लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं लिखा रहेगा पैरेलल टू। पासिंग थ्रू ए पॉइंट कहेगा एंड पैरेलल टू वेक्टर्स जोड़ देगा और ये वर्ड यूज नहीं करेगा पैरेलल टू। तो पैरेलल तो अपने आप पकड़ में आ जाएगा। जब बी और सी देखोगे तो बी इक्वल टू लैम्डा सी अगर है तो इसका मतलब पैरेलल है, तो हम ले ही नहीं पाएंगे। अभी देखो जब निकलेगा जान जाओगे क्यों नहीं ले पाएंगे, अभी रीजन इसी मालूम हो जाएगा। तो ये नॉन पैरेलल, पैरेलल टू नॉन पैरेलल वेक्टर, ये दोनों आपस में क्या है। अब ये इसको ध्यान से पढ़ो और देखो, पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड, और इक्वेशन किसका निकालना है, प्लेन। प्लेन दो वेक्टर के पैरेलल है, ये कह रहा है प्लेन इज पैरेलल टू, लेकिन वे वेक्टर आपस में क्या है, वे वेक्टर आपस में नॉन पैरेलल है, लेकिन प्लेन के क्या है, प्लेन के पैरेलल है। प्लेन के पैरेलल हैं और आपस में नॉन पैरेलल है। क्या पॉसिबल है सर? पॉसिबल तो है, जब इक्वेशन निकाला जाए तो पॉसिबल है। अब हम तुम्हें दिखा दें, संदेह न रहे। ये क्या बेटा वेक्टर एक है, ये दूसरा वेक्टर है। क्या दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल हैं? दो ही नहीं और बना देते हैं। लो ये आपस में पैरेलल हैं। वेक्टर बनाए कहाँ हैं हमने? ब्लैक बोर्ड पे बनाए हैं। कहाँ बनाए हैं? और ब्लैक बोर्ड क्या है? प्लेन है। तो ब्लैक बोर्ड पर हैं, ऑन ब्लैक बोर्ड। These vectors are on blackboard. That means parallel to blackboard नहीं है। On blackboard that means parallel to blackboard. और आपस में क्या है? नॉन पैरेलल। हो गया क्लियर ना? कि ब्लैक बोर्ड पे ये भी है, ब्लैक बोर्ड पे ये भी है, लेकिन दोनों आपस में नॉन पैरेलल है। आपको कहा जा सकता है। अब नॉन पैरेलल लाइंस की खूबी क्या होती है? दो लाइंस अगर नॉन पैरेलल हैं तो उनकी क्या खासियत है? दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। अगर वे नॉन पैरेलल हैं तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा? इंटरसेक्ट करेंगे। अब यहां पर एक शब्द और यूज हुआ, पॉइंट ए। तो क्यों ना हम ऐसा करें, कितनी चीजें एक साथ हैं। पॉइंट से भी पास कर रहा है और दो वेक्टर्स के पैरेलल भी है प्लेन, तो क्यों ना जो यहां इंटरसेक्ट कर रहा है उसी को कहते हैं पॉइंट है, तो पॉइंट भी साथ में हो जाएगा, नॉन पैरेलल वेक्टर भी हो जाएंगे। ठीक है ना? तो लिखना शुरू करो। प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट कैपिटल ए। फिर से लिख दो, इक्वेशन ऑफ प्लेन
हम यहाँ मिटाट कर लेते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट कैपिटल ए कर देते हैं। अब हमने कर दिया, उसके नीचे whose पोजीशन वेक्टर ओ ए इक्वल टू स्मॉल ए, ये तो हमारा पॉइंट हो गया बेटा, एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस वेक्टर हो गया, दिस पॉइंट है ना, हाँ पोजीशन वेक्टर पॉइंट तो बोले ही है ना, हाँ, एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर्स, उनको भी नाम दे देते हैं। एक को बोल देते हैं ए बी, उसे बोल दिया हमने बी, और दूसरे को बोल दिया ए सी इक्वल टू, दोनों मिला के कितना बोल दिया बेटा, नंबर 2, इसे बोले थे नंबर 1। हो गया, इतना ही बोले हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट ए whose position vector ओ ए एंड पैरेलल टू टू गिवन वेक्टर्स। अब मैं क्या नाम करना, क्वेश्चन वाली भाषा आ गई, दिस साइंटिस्ट फिगर बना दिया जी। एक वेक्टर बेटा ये है, दूसरा वेक्टर ये है ए, ये है बी, और ये है ए एंड सी, और दोनों जहां मीट कर रहे हैं वो पॉइंट कितना है, ए है, वो यही पॉइंट है। हो गए, दोनों ब्लैक बोर्ड पे हो गए, प्लेन पे हैं, और इसका पोजीशन वेक्टर उसमें क्या कहा, ओ ए इक्वल टू स्मॉल ए, यहां वो हम कहीं बना सकते हैं, हमने वो यहां बना दिया। अब इक्वेशन फाइंड जब करते हैं तो हम लोग एक वेरिएबल पॉइंट लेते हैं, एनी पॉइंट, प्लेन का निकालेंगे, क्लियर को लेंगे, यहां पे लिखना टेकिंग एनी पॉइंट पी ऑन प्लेन, इस पर ले लिया, प्लेन पे ले लिया, whose पोजीशन वेक्टर OP इक्वल टू आर, आर यहां वेरिएबल हो गया हमारा बेटा ना, तो ये भी नोट हो गया। अब ये P पूरे प्लेन पे कहीं भी ले सकते हैं, यहां से लेके वहां तक, बाहर भी, ये प्लेन है पूरा ये, लेकिन हम लोग सुविधा अनुसार यहां ले रहे हैं, पी ले लिया और उसका पोजीशन वेक्टर कह दिया आर कह दिया। एक मिनट, ओ से कहा है ना, कहां से होता है, यहां से ओ से कहा ना, ओपी ये होगा, ये होगा, आर ये होगा क्या, इसे अब एटी को मिला लिया, ज्वाइनिंग ए एंड पी, ज्वाइनिंग, इसके बाद ज्वाइनिंग ए एंड पी, मिला दिया, ज्वाइनिंग ए एंड पी, ठीक है बेटा, ऊपर मिटाना है। जैसे हमने लिया तो AP इक्वल टू कितना आ गया बेटा, OP माइनस OA ना, इक्वल टू R माइनस A, नंबर कितना होगा बेटा, नंबर 3 बोल देते हैं, R यहां तक बोले, नंबर 3, यहां तक सही। पासिंग थ्रू ए पॉइंट पैरेलल टू टू नॉन पैरेलल वेक्टर्स, कितना कहा बना लिया, टेकिंग एनी पॉइंट P, पोजीशन वेक्टर R, ज्वाइनिंग A एंड P, AP इक्वल टू R माइनस A, इतना काम हो गया बेटा। अब इसके बाद एक मिनट, वेक्टर परपेंडिकुलर टू AB एंड AC, वेक्टर परपेंडिकुलर टू AB एंड AC, यही हुआ बेटा, वेक्टर परपेंडिकुलर टू AB एंड AC, कितना होगा फिगर से बताओ, यहां लिख दें, लिखा नहीं,
ये बी है और ये, अब बोलो वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी एंड सी, बी क्रॉस सी, ए बी क्रॉस ए सी है, बी क्रॉस सी है ना, तो ये वेक्टर बी क्रॉस सी हुआ ना परपेंडिकुलर टू बी एंड सी, तो क्या ये प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं है? जब प्लेन पे ए बी भी है, ए सी भी है, यानी बी और सी दोनों प्लेन पे हैं, और ये बी और सी दोनों के परपेंडिकुलर है, प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो क्या ए पी परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं हुआ? देख लो सामने, अगर इससे 90 डिग्री, इससे 90 डिग्री, ये भी जो और लोग भी कोई आएंगे सबसे 90 डिग्री पे तो हो गई। क्लियर है? देखो दैट मीन्स AP B क्रॉस C is perpendicular to ABP हो जाएगा ना? Yes, perpendicular vector to B and C is B cross C, which is perpendicular to plane. That means B cross C is perpendicular to AP. Clear बेटा? तो चलो इसको लिया जाए। तो लिखना है वेक्टर perpendicular to AB and AC, ये नाम दिया है बेटा, देखो बी और सी बाद में बोलेंगे हम लोग, AB एंड AC है ना, वेक्टर परपेंडिकुलर टू AB एंड AC इक्वल टू AB क्रॉस सही बेटा, which is also perpendicular to plane। क्यों बेटा? अगर वो AB और AC के परपेंडिकुलर है तो AB AC दोनों प्लेन पे थे, तो ये AB क्रॉस AC किसके परपेंडिकुलर हो गया? 10 AB क्रॉस AC परपेंडिकुलर टू AP। बेटा बहुत सही नहीं, अगर AB के परपेंडिकुलर है, AC के परपेंडिकुलर, प्लेन पे AB भी है, उसके लिए क्या है? If two vectors are perpendicular then हाँ clear, then their product is 0। है क्लियर करना? That is AP dot AB क्रॉस AC इक्वल टू डॉट डॉट 0 हो जाएगा बेटा ना। अब इनकी हम लोग वैल्यू रख देते हैं। AP की वैल्यू कितनी है बेटा? R माइनस A है। AP की वैल्यू R माइनस A डॉट AB की वैल्यू कितनी है बेटा? देखो AB B है, वहां देखो फिगर में, और ये कितना है? C है, इक्वल टू 0 फ्रॉम, अब वो नंबर कितना था? B और C वाला नंबर कितना था? 2 था क्या? फ्रॉम 2 एंड 3। ये कहां से लिया? ये 3 से लिया। ठीक है बेटा? अब ये बन गया R डॉट B क्रॉस C इक्वल टू, माइनस वाला ट्रांसफर कर दे रहा है बेटा, A डॉट B क्रॉस C। सही है? ये कौन सा प्रोडक्ट है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, देख लो, है ना? कहे थे ना है, आएगा क्या? इसका कोई और नोटेशन भी है? इसे किसी और नोटेशन लिख सकते हैं? बॉक्स नोटेशन RBC लिख सकते हैं ना, तो इसे हम बॉक्स नोटेशन में लिख सकते हैं RBC इक्वल टू ABC। याद करना आसान हो गया बेटा ना? RBC इक्वल टू ABC, यानी R डॉट B क्रॉस C इक्वल टू A डॉट B क्रॉस C, और हमारा क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, डिटरमिनेंट बन जाता है ना? इक्वेशन आराम से बन जाएगा, इक्वेशन में कहीं प्रॉब्लम नहीं हो। डिटरमिनेंट जरूरत क्या है? R डॉट, ये तो R ही रहेगा, क्यों? B क्रॉस C निकालना है, और उसमें डॉट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया है R डॉट B क्रॉस C इक्वल टू A डॉट B क्रॉस C, which is required equation।
कौन सा रिक्वायर्ड इक्वेशन है ये? पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड पैरेलल टू टू गिवन वेक्टर। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू टू गिवन वेक्टर्स। और उन वेक्टर्स के बारे में क्या कहा गया है? नॉन पैरेलल। क्यों? अगर वो पैरेलल होते तो ये वैल्यू कितनी आ जाती? कहां इक्वेशन आता? ये वैल्यू 0 हो जाती। अगर B and C are parallel, if B and C are parallel, then B cross C equal to, तो इक्वेशन का औचित्य ही नहीं रह जाता। अब तो रीजन जानेंगे ना, हमका रीजन आगे पता चलेगा। तो नॉन पैरेलल होने पे आएगा, पैरेलल होने पे इक्वेशन नहीं आएगा वो। तो एक इक्वेशन ये हो गया हम लोगों का। इस इक्वेशन को लगाने के बाद दूसरा इक्वेशन लगाने में तुम्हें आसानी होगी, वो इसी पे कन्वर्ट होते होगा। तो सेकंड इक्वेशन लो बेटा, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। सबका कार्टेशियन फॉर्म लास्ट में एक बार बताएंगे और बिल्कुल इजी वे में है। यहां कार्टेशियन और इजी होता है, लेकिन जब सब बन जाएंगे और जनरल इक्वेशन बोलेंगे तो एक बार उसमें कार्टेशियन बता देंगे। जितने सब उसी टाइप में है, ये भी वही है, जितने वही बने के एक जैसे बन के सब आएंगे। तो यहां से हम चले सेकंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। बोलती है तो अब बोल चुके हैं तो अर्धा उसी का फिर चालू हो जाएगा। पॉइंट्स का नाम क्या दे दिया? A, B, C। 3 पॉइंट्स दे दिए। पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स A, B, C। अगर पॉइंट्स है तो हमें जरूरत किस चीज की है? पोजीशन वेक्टर की। हुज पोजीशन वेक्टर OA इक्वल टू स्मॉल a, OB इक्वल टू स्मॉल b एंड OC इक्वल टू स्मॉल। एक बार में लिख दिया पोजीशन वेक्टर। आपकी हमें केवल इतना ही गिवन है, इसके अलावा जैसे वहां लाइन में था 2 पॉइंट गिवन थे तो उसी से सारी काम बात बोलनी थी। यहां पर हमें 3 पॉइंट गिवन है, अब सारा काम इसी से करना है। तो सबसे पहले एक पॉइंट A बना दिया, दूसरा पॉइंट यहां B बना दिया और तीसरा यहां C बना दिया। अब ये पॉइंट्स हैं ब्लैक बोर्ड पे है। अब इन पॉइंट्स की पोजीशन हमें बतानी है। इसका मतलब पोजीशन बताने के लिए हमें जरूरत किसकी पड़ेगी? ये ओरिजिन की। और यहाँ ओरिजिन हम सुविधा अनुसार कहीं भी ले सकते हैं, तो जहां पर सुविधा महसूस हो रही वहां ले लेते हैं, इस प्लेस पे ले लेते हैं। यहां से फिगर बड़ी क्लियर बन जाएगी, एक दूसरे से मिक्सिंग नहीं होगी। ये तो पहले OA कितना दिया है बेटा? स्मॉल a। सेकंड आएगा OB कितना दिया है बेटा? स्मॉल b। और फिर OC इसके बारे में क्या बोले? स्मॉल c। तो तुमने देखा कि ये और इधर यहाँ क्या है, फिगर और जरूरत पड़ेगी तो काम हो जाएगा। OA स्मॉल a, OB स्मॉल b, OC स्मॉल c पोजीशन वेक्टर्स हो गए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। कितना हो गया बेटा? ज्वाइनिंग A and B and A and C, ज्वाइनिंग A and B and A and C। तो हमने A और B को मिला दिया और इसके बाद A और C को भी मिला दिया। क्या पुराना वाला महसूस हो रहा है कि नहीं? देखो अभी जो थोड़ी देर पहले लगाए थे फिगर, वही अलग बीच वाला हिस्सा हटा दो तो वही लगने लगा कि नहीं, फिर AB और AC है ना। इसीलिए जब वाला जब निकाल लिया जाता है तो इसको निकालने में आसान लगता है ना। अब तुमने देखा कि हमारी फिगर बन गई है, लेकिन यहाँ पॉइंट्स थे, अब वेक्टर में कन्वर्ट हो गए AB और AC। और AB और AC क्या हो गए? नॉन पैरेलल वेक्टर, पैरेलल टू ब्लैक बोर्ड हो गए कि नहीं। अब यानी इसके बाद हमें चाहिए क्या? नाउ AB जो वहां बनाया वहां यहां लिख दें।
ए बी इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए इक्वल टू बी माइनस ए एंड ए सी इक्वल टू ओ सी माइनस ओ ए इक्वल टू सी माइनस ए। ठीक बेटा, इन दोनों को हम एक साथ बोल देते हैं नंबर में। ये भी समझ आ गया सबको, ए बी हो गया, ए सी हो गया। अब इक्वेशन हमें प्लेन का निकालना है, तो प्लेन बिना पॉइंट के तो कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ होगा, तो वेरिएबल पॉइंट हमें चाहिए। जिसका भी इक्वेशन निकालना होता है एक वेरिएबल तो लेना ही लेना है। तो लेट P is any point on plane. Let P is any point on plane whose position vector OP equal to R। चलो नंबर 3 बोल देते हैं। होगा बेटा, whose position vector OP equal to R। अब पहले बना लिया फिगर में, फिर वही सुधारानुसार हम लोगों ने बनाया, यही ले लेते हैं। ओ कहाँ है बेटा, देखो ये है ना, ये हमने ओ से निकाल लिया। इसका पोजीशन वेक्टर कितना बेटा, OP इक्वल टू, देख लो अब तो तुम जान गए ना पोजीशन वेक्टर की जानकारी कहां से होती है, सब ओ से हो रही है। अब सब ओ से जा रहे हैं, फिगर काफी मिक्सचर वे में हो गई है, लेकिन चीजें बड़ी क्लियर हैं अलग अलग। ज्वाइनिंग ए एंड पी जैसे उस बार किए थे, फिर मिला दिया ए और पी को, ज्वाइनिंग ए एंड पी। देन ए पी इक्वल टू, यहां बोल दिए OP माइनस OA इक्वल टू कितना, R माइनस A। नंबर कितना हो गया, 4। अब तुम देख लो एक बार इक्वेशन थ्रू 3 पॉइंट्स, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर्स के बाद हमने मीट करके 2 वेक्टर बना लिए ABAC जो कि निकल गए। फिर इक्वेशन फाइंड करना है, तो टेकिंग एनी वेरिएबल पॉइंट, उसे लेते ही AP। इतना काम हो चुका है। अब हम लोग बोलेंगे vector perpendicular to AB and AC is, हाँ बेटा, vector perpendicular to AB and AC is cross product of AB and AC। तो पूरा बोल दे AB क्रॉस AC, AB cross AC। यही तो है। vector perpendicular to AB and AC is AB cross AC, which is perpendicular to, which also perpendicular to plane। That means AB cross AC is perpendicular to AP। फिर हो जाएगा AP के ना, इतना ही बोलना है, लिख दिया जाए, है क्लियर है बेटा। चलो तो अब यहां मिटा है, देखो वेक्टर परपेंडिकुलर टू, वेक्टर परपेंडिकुलर टू AB and AC equal to AB cross AC। ठीक है, वेक्टर परपेंडिकुलर टू AB and AC equal to, which also perpendicular to plane। क्या बेटा, AB cross AC प्लेन के भी, that is AB cross AC परपेंडिकुलर टू AP का बेटा, होगा कि नहीं। अगर प्लेन कहते AP के भी है, अभी देखा ही तुम लोगों ने, ये देख लो परपेंडिकुलर AP के भी है। अगर AP के परपेंडिकुलर है, दैट मींस देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। यहां से आ रहे हैं दस AP और डॉट प्रोडक्ट तुम जानते हो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता, चाहे हम पहले लिखें चाहे बाद में लिखें, है ना। AP डॉट AB क्रॉस AC इक्वल टू 0। अब इन लोगों की हम लोग वैल्यू रख दें और तुम बोलना कहां कहां से है। ये तो हुआ R माइनस A, तो बेटा, और फिर AB है B माइनस A,
नंबर 2 में था क्या बेटा, और ये है c माइनस ए, और इसके बाद ये हुआ इक्वल टू, अब देखो कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं, a डॉट b क्रॉस c, ऐसा देखो a डॉट b क्रॉस, इसको हम बॉक्स नोटेशन में r माइनस ए, b माइनस ए, c माइनस ए इक्वल टू 0। याद करना कितना आसान, देखो लिख जाओ आर बी सी, किसको छोड़े हो, ए को, ए छोड़े हो, देखो आर बी सी माइनस ए माइनस ए माइनस ए। अब कोई कहे जरूरी है हम ए को लिए होते, हम बी को भी ले सकते थे, ये काम हम यहां से भी कर सकते थे, तब ज्वाइनिंग क्या होता, बी ए एंड बी सी, और उस समय हमारा इक्वेशन बन के आता, तुम देखो ए बी सी, बी सी ए, तो ये देखो ऐसे चक्री वे में ले लो, ए बी सी, तो आर बी सी, फिर आर सी ए, अब क्या आएगा, आर सी माइनस बी माइनस बी माइनस बी, वही आंसर आएगा जिसमें आया। तरीका समझ में आ गया ना। अगर तुम बी को मिलाए होते तो यहां सी और ए आए होते, यहां आता सी माइनस ए, उस हिसाब से आ जाता तुम्हारा, ठीक है बेटा ना। तो तुमने इस तरीके से देखा कि कोई जरूरी नहीं कि यहां पर आर माइनस ए हो, यहां आर माइनस बी भी हो सकता है, यहां पर सी भी हो सकता है, उसी क्रम में चेंजिंग हो जाएगी, और हर स्थिति में आंसर सेम आएगा जो इस समय आया है। हमने यहाँ ए पे मीट किया है तो पॉइंट हमने ए को चूज किया, बी को लेके चले होते तो बी ए बी सी लेते, उसके हिसाब से आता, और सी को लेके चलते तो सी और सी भी होता, सी एंड सी भी होता बेटा, तो भी इक्वेशन आता। लेकिन जिस समय वो डिजिट फॉर्म में होता, न्यूमरल फॉर्म में, उस समय आंसर सबका सेम आता। ऐसे देखने में लग रहा सब अलग अलग है, याद हो गया। मेन है याद करना, पासिंग थ्रू 3 पॉइंट ए बी सी, आर बी सी माइनस ए माइनस ए माइनस ए। ऐसे लिखने में फायदा क्या होता है कि ये लिखना तो यही है जो सामने लिखा हुआ है, लेकिन याद करने में ये इजी पड़ता है। तो पासिंग थ्रू 3 पॉइंट याद हो गए, पासिंग थ्रू 1 पॉइंट पैरेलल टू 2 वेक्टर, आरबीसी बराबर एबीसी, आरबीसी इक्वल टू एबीसी। 3 पॉइंट में आरबीसी माइनस ए माइनस ए माइनस ए। और दोनों केसों में आ जाओ, इफ प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन अगर है तो जो पहला पॉइंट ए हो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो वहां पर आर बी सी इक्वल टू 0 बन जाएगा, क्योंकि ए डॉट बी क्रॉस सी क्या बन जाएगा। तो नीचे नोट पूछा हो, लिख लो नोट, इन अबव बोथ टाइप्स, इन अबव बोथ टाइप्स, बोथ है ना, दो हो गई ना। इफ 1 पॉइंट इज ओरिजिन, तो वहां तो एक पॉइंट है वो ओरिजिन हो गया, और यहां दो में से एक ओरिजिन हो गया, क्यों बेटा। इफ 1 पॉइंट इज ओरिजिन, देन इक्वेशन ऑफ प्लेन आर डॉट बी 1 पॉइंट ओरिजिन से स्मॉल ए इक्वल टू 0, उसे किसको हमने कह दिया, से स्मॉल ए, क्योंकि ए को 0 लेने जा रहे हैं बेटा। तो आर डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू 0, ये कौन सा इक्वेशन हुआ, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन। देखो तीसरा इक्वेशन लिखा गया, 2 के बाद एक तीसरा केस नोट में आ गया कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन वाला भी हो गया, जिसमें क्या है, पैरेलल टू 2 वेक्टर्स, पासिंग थ्रू ओरिजिन पैरेलल टू 2 वेक्टर्स, और कह दे पासिंग थ्रू ओरिजिन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, तो भी यही पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, जिसमें एक पॉइंट को ओरिजिन कह दे और बाकी 2 को दे दे, तो भी वही आंसर। और पासिंग थ्रू 1 पॉइंट और पैरेलल टू वेक्टर कहे तो भी वही आंसर। आर डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू 0, कितने इक्वेशन हो गए बेटा, 3 तो इसको लेके हुए, सही बात 2 हुए ना। अब तीसरा लिया जाएगा, थर्ड है नॉर्मल फॉर्म है, थर्ड लिखना नॉर्मल फॉर्म। इसमें जो हम लोग स्टेटमेंट बोलते हैं वही क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है। जब क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है उसी लैंग्वेज में पूछा जाता है, ये प्रूफ करने को कोई नहीं पूछता है, उस लैंग्वेज में जब हम प्रूफ करके दिखा देते हैं उसका जो रिजल्ट, वही रिजल्ट हम लोग यूज करते हैं डायरेक्ट।
यही लैंग्वेज होगी, यूज ये रिजल्ट करेंगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज बढ़ेगी। तो अगला लिखा बेटा नॉर्मल फॉर्म, इसके लिए लिखो इक्वेशन ऑफ प्लेन, एक मिनट, इफ से शुरू करो, इफ n cap is unit normal, if n cap is unit normal perpendicular to plane and small p is perpendicular distance of plane and small p is perpendicular distance of plane from origin. From origin. Then equation involving these terms. Then equation involving these terms. कौन सी टर्म बेटा? n कैप और p इज नॉर्मल फॉर्म। अब नॉर्मल फॉर्म का सेंस समझ में आ गया क्या है? उसमें एक वेक्टर है जो कि क्या कहा गया है? यूनिट नॉर्मल। नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर होता है। नॉर्मल टेंजेंट का परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उसको बोलते हैं नॉर्मल, मीन्स परपेंडिकुलर ही हो गया, वही परपेंडिकुलर ही तो है, लेकिन यूनिट है। इसका मतलब क्या दी है? ओनली डायरेक्शन। हमें उसका मैग्नीट्यूड नहीं मालूम है कितना है। जैसे कि सन है, सन की रे आ रही है, इनफाइनाइट से आ रही है, हमको मालूम है इनफाइनाइट से आ रही है, और आते ही ब्लैक बोर्ड पे यहां पड़ी तो नॉर्मल ही तो है, वो परपेंडिकुलर यहां पे आ गई। अगर आ रही परपेंडिकुलर आई प्लेन पर तो नॉर्मल हो गई। आ रही है इनफाइनाइट डिस्टेंस से, उसका मैग्नीट्यूड नहीं मालूम है, लेकिन डायरेक्शन मालूम है कि नॉर्मल आ रहा है। तो यूनिट नॉर्मल ऑन प्लेन यही कहा हमने, और दोबारा कहा कि उसी प्लेन की डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या है? स्मॉल p। तब इन दो बातों को इन्वॉल्व करने वाला जो इक्वेशन है वो क्या कहलाता है? नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। अब सिंबॉलिक पहले हम लोग प्लेन बना लेते हैं। ऐसे प्लेन खुद ही है, एक सिंबॉलिक प्लेन बना लिया हम लोग, बन गया। और अभी हम बोले कि इनफाइनाइट से एक रे आ रही है, वो रे आ रही है और ब्लैक बोर्ड कैसे आ रही है, हो गया नॉर्मल। लेंथ हमने इसकी नहीं मालूम, लेकिन मालूम है इनफाइनाइट से आ रही है, यानी डायरेक्शन मालूम है। अब ये चूंकि फिगर प्लेट यहां दिखाना है तो हमने दिखा दिया, ये इनफाइनाइट से रे आ रही है। कहां से आ रही है कुछ अता पता नहीं है, लेकिन ये रे आ रही है और डायरेक्शन क्या है इसकी बेटा? एन कैप। यूनिट नॉर्मल ऑन प्लेन। ये भी क्लियर है? और इस पे हमने पॉइंट ले लिया एन, जिस पॉइंट पे जाकर पड़ा उसका नाम रख दिया एन। ठीक है, यहां तक समझा लो। फिर उसने कहा एक पॉइंट तो हो गया, एन कैप आ गया, दोबारा क्या कहा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन इज। तो कहां लेना सुविधाजनक होगा उसने? इसी के ऊपर ले लें। लेट ओरिजिन ओ इज ऑन एन कैप, यही इसी पे है ना, इसी ऑन परपेंडिकुलर नॉर्मल या ऑन नॉर्मल। देखो लेट पॉइंट ओ इज ऑन यूनिट नॉर्मल। यूनिट नॉर्मल बोले थे बेटा, ऑन यूनिट नॉर्मल। ओरिजिन ओ को हमने कहा बता दिया बेटा, कह दिया इसी के ऊपर है। वो ठीक है, पूरा तो एन कैप है, लेकिन यहां आते ही ओरिजिन इसी लाइन पे ले दिया। देन OP इक्वल टू बेटा OP स्केलर में P वेक्टर नहीं है, ON, उसका नाम क्या बेटा? ON है। ON प्लेन की डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लेन की कितनी है? स्मॉल p। यहां तक कहीं कोई समस्या नहीं, यहां तक डिस्टेंस स्मॉल p है। और अगर हम कहते हैं ON वेक्टर, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? PN कैप होगा कि नहीं? बोलो, होगा ना। डायरेक्शन n कैप, लेंथ बीच में p,
तो ये पी एन कैप हो गई, जैसे 2i कैप 3i कैप बोलते थे, सही है ना। अब इक्वेशन निकालना है, टेकिंग एनी पॉइंट ऑन प्लेन, टेकिंग एनी पॉइंट पी ऑन प्लेन, whose position vector, अब हम बोल रहे हैं लिखे नहीं देखो, whose position vector OP equal to स्मॉल r, ठीक बेटा, OP equal to स्मॉल r, इतना मान गया बेटा, इतने में दिक्कत नहीं है। अब इतना अगर बन गया है तो हम P इस पूरे प्लेन के अंदर जो अंदर है कहीं भी ले सकते हैं ना, एक प्लेन है तो अंदर भी सुविधाजनक ले, जहां ले वहां पर कम से कम लगे कि हाँ वो ऐसा हो सकता है, तो हमने ले लिया इसे अपना, ये तो ये है परपेंडिकुलर है। अगर हम यहां ले लिए होते, यहां ले लिए होते तो तुम्हारा यही होता ना, हम कहते हैं 90 डिग्री एंगल और यहाँ लगता है 180 डिग्री एंगल, तो हमने लिया क्या, क्योंकि यूनिट नॉर्मल तुम्हारा यही है, देख लो ये, देख लो ये जो यहाँ बनाए हैं वो ये आ रहा है देखो, और इसी पे थोड़ी देर में कह दो ये O था, ON यही है, देख लो जिसे ON बोल रहे हैं वो ON रियलिटी में ये है, देख लो ये O है और ये N है, फिगर में हमने ऐसे बना दिया है, अभी बोले थे ना रे है आ रही है, फिगर बनाए हैं तो ON ये है। अब अगर हम P यहां ले लें और कह दें कि एंगल ONP इज 90 डिग्री, तुमको 90 लगेगी, 180 डिग्री है, यहां से बना दे तो ऐसा बनाने की लगेगी कम से कम, तो हमने यहां पर ले लिया P, इसका पोजीशन वेक्टर कितना बोले हैं बेटा, इसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल r बोले हैं, तो OP इक्वल टू R, ज्वाइनिंग N एंड P, N और P को ज्वाइन कर दिया बेटा। अब इस समय तो देखने से लग ही रहा है 90 डिग्री है, क्योंकि हमने बना ही ऐसा दिया, लेकिन P जरूरी नहीं वहां हो, P यहां भी होता तो भी 90 डिग्री से घुमा के लिखते हैं, 180 भले तुम्हें दिख रहा था, है ना, क्योंकि तुम देखो इसका नाम क्या है, O है, देखो यहां ऊपर वाला नाम O है, N, एंगल ONP कितना है 90 डिग्री है, तो यहाँ एंगल ONP 90 जैसा लग भी रहा है, इसलिए बना दिया, सुविधा से बना लिया, अदरवाइज यहाँ भी लिख देते, यहाँ भी लिख देते तो भी 90 बोलते उसे, तो यहाँ पर बनने की गुंजाइश की बना दी। अब इतना हो गया बेटा, इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब तुम देख लो ये एक ON है वेक्टर और ये दूसरा क्या है NP है, तो जब इतना हम लोगों ने ज्वाइनिंग N एंड P कह दिया तो NP इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा, बेटा R O P माइनस ON, OP माइनस ON मीन्स R माइनस PN कैप, ये वाला बेटा NP हुआ R माइनस PN कैप, कोई संदेह यहां तक नहीं है, यही है ना, देख लो हमने ON लिखा P, ON वेक्टर लिखा PN कैप, OP लिखा R और NP लिख दिया, हम तक दिक्कत नहीं है। अब अभी हमने कहा कि एंगल ONP कितना है, तो ON और NP जो दो वेक्टर हैं वो एक दूसरे के क्या है, इसका मतलब दैट मींस देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0, यहां लिखते हैं एंगल ONP इक्वल टू 0, 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री है बेटा ना, साफ साफ मालूम है, ये रे है आ रही है तो उसमें परपेंडिकुलर है, दैट इज ON NP, NP परपेंडिकुलर किसके हो जाएगा बेटा, ON के, क्यों NP किसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, ON के, और इक्वल टू ये हो गया, दैट इज NP डॉट ON इक्वल टू कितना होगा 0, NP डॉट ON इक्वल टू 0, NP R माइनस
इतना बोलने के बाद और बोलो, ये हटा दो, इसके होगा ON के परपेंडिकुलर है ना, ON नहीं लेंगे। R and P is perpendicular to n कैप भी होगा कि नहीं बोलो? अगर ON के परपेंडिकुलर है तो उसकी डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर है कि नहीं? NP ON के परपेंडिकुलर अगर है तो उसकी डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर है। thus NP डॉट n कैप इक्वल टू, देख लो सही ना, और NP कितना था? R माइनस Pn कैप और डॉट n कैप इक्वल टू, सही है। वैसे उसको भी लेनी होती तो भी कट जाता बाद में, दोनों साइड से P कट जाता, आता वही, लेकिन क्या जरूरत बाद में काटे, आए ही नहीं। अब यहां से क्या बना बेटा? R डॉट n कैप माइनस P n कैप डॉट n कैप इक्वल टू 0। नहीं तो इसमें भी P आता है, इसमें P आता है, एक P कट जाता है ना बेटा, क्यों? क्लियर है ना? P n कैप अगर लेनी हो अब बोलो n कैप डॉट n कैप कितना होगा बेटा? 1। तो R डॉट n कैप इक्वल टू P सिंस n कैप डॉट n कैप इक्वल टू मॉडुलस n कैप स्क्वायर इक्वल टू 1, which is required equation of plane in normal form। जब इसमें n कैप दिया, इन्वॉल्विंग n कैप एंड P कहा था हमने ना, इक्वेशन इन्वॉल्विंग यूनिट नॉर्मल, ये क्या यूनिट नॉर्मल एंड डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो कौन सा इक्वेशन है? इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। ठीक बेटा, इतना हम लोगों ने कर लिया, बाकी अब कल किया जाएगा।